आज आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि रूल्स ऑफ इसे राइटिंग के बारे में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सॉलिड पॉइंट्स आप सबके सामने लेकर आया हूँ। ये जानेंगे आज इस लेक्चर में हम कि एक अच्छी इसे कैसे लिखी जाती है। इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पर सीएसएस के एग्ज़ाम के हवाले से, पीसीएस के एग्ज़ाम के हवाले से और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो 80% स्टूडेंट्स जो है इससे के पेपर में फेल होते हैं। तो उन्हें बेसिक रूल्स का पता नहीं होता कि एक अच्छी इसे लिखने के लिए हमें किन रूल्स पे फोकस करना है, किन चीज़ों को अपनाना है जिससे हम एक अच्छी इसे लिख सके। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक का टाइटल है, हाउ टू डेवलप इसे राइटिंग। इसे की डेफिनेशन तो आम ख़ास है, आप सबको मालूम है। तो हम जो है वक्त ज़ाय के बगैर इसे के बेसिक रूल्स पढ़ेंगे कि एक अच्छी इसे लिखने के लिए हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किन चीज़ों की हमें अशद ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि बेसिकली इसे के 4 काइंड्स होते हैं। नैरेटिव इसे, डिस्क्रिप्टिव इसे, आर्गुमेंटेटिव इसे और रिफ्लेक्टिव इसे। नैरेटिव इसे जो है वो हमारे पास इस तरह है कि इसमें हम किसी स्टोरी या इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं, यानी किसी भी स्टोरी के हवाले से कुछ पूछा गया हो तो आप उसमें अगर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो आप उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पॉइंट्स का शानदार तरीके से इजहार कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव इसे। डिस्क्रिप्टिव इसे में हम पर्सन और प्लेस इस तरह के चीज़ों को डिस्कस करते हैं, किसी पर्सनैलिटी के हवाले से या किसी हिस्टोरिकल प्लेस के हवाले से। तीसरे नंबर पे हमारे पास है आर्गुमेंटेटिव इसे। आर्गुमेंटेटिव इसे क्या होता है? व्हेन वी डिस्कस द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ एनीथिंग, यानी कोई ऐसा टॉपिक पेपर में आएगा जिसमें जिस तरह के हमारे पास होता है कि मोबाइल के ऊपर टॉपिक लिखे, तो मोबाइल के 2 एस्पेक्ट्स है, आपने डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं और एडवांटेजेस भी लिखने हैं। इस तरह फिर हमारे पास लास्ट जो है रिफ्लेक्टिव इसे है। रिफ्लेक्टिव इसे का मतलब है कि इट रिफ्लेक्ट समवन्स आइडिया ऑन अ पब्लिक ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक और ऑन पब्लिक इश्यूज़। यानी पब्लिक इश्यूज़ इस तरह होते हैं जिस तरह का डाउरी का सिस्टम है, यानी इसमें रिलीजियस भी इन्वॉल्व है और कल्चर भी इन्वॉल्व है। तो आपने हर पहलू को अलग देखना है कि मज़हब क्या कहता है डाउरी के बारे में और कल्चर क्या कहता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने ख़यालात का इजहार करना है रिटन फॉर्म में। अब एक और चीज़ भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं रेड लाइन मैंने यहाँ पे खींचा है। तो सबसे पहले मैं इस पोर्शन को डिस्कस करूँगा, फिर सेकंड पोर्शन ये होगा, क्योंकि मेन पॉइंट्स ये है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमारे सामने है, इंग्लिश प्लस 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 ऐसे, यानी इन दोनों अल्फाज में मैंने स्पेस दिया हुआ है, इसकी ख़ास वजह है। इंग्लिश ऐसे जब ना हम स्टूडेंट सुनते हैं, स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं कि पता नहीं ये इंग्लिश इसे है क्या। बहुत से स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता, उनके सामने बिल्कुल ये पहाड़ जैसा नज़र आता है। असल में इंग्लिश क्या है? इंग्लिश देखिए ऑल अबाउट रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। एक्टिव पैसिव के हवाले से, टेंसेस के हवाले से, स्ट्रक्चर्स के हवाले से, मॉडल वर्ब्स के हवाले से, फ्रेजेस, क्लोजेस, इस तरह के दीगर कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, नॉन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, इस तरह के मतलब हर हवाले से आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आपकी बेसिक ग्रामर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। प्लस विकेबलरी, आपके पास विकेबलरी अच्छी होनी चाहिए विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये तो हो गया इंग्लिश। अब आते हैं ऐसे की तरफ कि ऐसे क्या है।
ऐसे में फर्स्ट नंबर पे मैंने मेंशन किया है एनालिसिस। आपका तज्ज़िया बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस मौजू पर भी आप टॉपिक लिख रहे हैं, आपके पास उस टॉपिक के हवाले से बहुत अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास है आर्गूमेंट्स। आपके आर्गूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इफ़ेक्टिव होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका ग्रिप होना चाहिए। जो इसे आप लिख रहे हैं उस इसे के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है कम्युनिकेशन एबिलिटी। कम्युनिकेशन एबिलिटी भी आप की जो है रिटन स्किल्स में शामिल है। फिर लास्ट में हमारे पास है एनालिटिकल एबिलिटी टू सोल्व द प्रॉब्लम्स। देखो, अब इस लास्ट पॉइंट पे ज़रा तवज्जो दें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हम इसे क्यों लिखते हैं, हमसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसे क्यों मांगा गया है। मिसाल के तौर पर आप किसी फील्ड में जाते हैं, आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं, या आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, या आप तहसीलदार बन जाते हैं। तो जब आप अपॉइंट हो जाते हैं, आपने तो ना ऐसे पढ़ाना होता है, ना आपने ऐसे लिखना होता है अपनी ड्यूटी में। तो ये क्यों मांगा जाता है? ये असल में इस वजह से इसे लिखवाया जाता है, एनालिटिकल एबिलिटी टू सोल्व द प्रॉब्लम। क्या आपके पास एनालिटिकल एबिलिटी है कि आप मसाइल को हल कर सकते हैं? यानी आपको इतना बड़ा ओहदा दिया जा रहा है तो वो रिटर्न फॉर्म में आपसे इसे लिखवाते हैं और उस इसे के ज़रिए मालूम करना चाहते हैं क्या आप इस काबिल है कि आप जब इस अच्छे पोस्ट पे अपॉइंट होंगे तो आप प्रॉब्लम्स हल करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। तो वो अंदाज़ा इसे के ज़रिए लगाया जाता है कि आपका तज्ज़िया किस तरह स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा यहाँ पर फोकस करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको समझ आ गया तो समझे कि उसकी बिल्कुल 50% इसे के हवाले से कन्फ्यूजन दूर हो गई। अब इस जुमले पे ज़रा गौर करें, इसे ये नहीं कि बात कितनी गहरी है, बल्कि इसे ये है कि बात कितनी ज़रूरी है और अल्फाज कितने सादा है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जो है इसे लिखते वक्त फ्लावरी इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा करते हैं, इम्प्रेशन डालना चाहते हैं ताकि रीडर मुतासिर हो और मुझे अच्छे मार्क्स मिल सके। बाज़ अवक़ात तो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस लिखते लिखते ग्रामर की मिस्टेक्स कर जाते हैं। इससे बिल्कुल एग्ज़ामिनर मुतासिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने जो मांगा है उससे वो चाहिए। आप जितनी भी गहराई में चले जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बात टॉपिक से रिलेटेड है, देखो बात गहरी नहीं होनी चाहिए, बात ज़रूरी होनी चाहिए। जो ज़रूरी मटेरियल आप लिख रहे हैं रीडर को सिर्फ वो चाहिए। तो इस चीज़ पे आप दोबारा ध्यान दे सकते हैं, इसको पढ़ें, इसको अपने नोटबुक में लिखें, फिर इसके बारे में सोचें। अब आते हैं इस पोर्शन की तरफ। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एक एसे किस तरह लिखा जाता है। इसे में बेसिकली 3 चीज़ें होती है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आपका कैसा होना चाहिए, ज़रा यहाँ पे तवज्जो दे। अब स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखो ये जो लफ्ज़ मैंने लिखे इंडेंट, इसका मतलब है टू बिगिन द टेक्स्ट विद अ ब्लैंक स्पेस, यानी आपने कुछ स्पेस देकर टॉपिक स्टार्ट करना है। फिर दूसरे नंबर पे है की सेंटेंस। की सेंटेंस आपका बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए, यानी जिस लफ्ज़ से, जिस सेंटेंस से आप इसे का शुरुआत करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस लफ्ज़ से इसका शुरुआत कर सकते हैं, नाउ आ डेज, दीज डेज, विद अ क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं, और एक क्वेश्चन जब आप बनाओगे इसका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, रीडर जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। फिर हमारे पास है तीसरा पॉइंट, इज़ इट गुड और नॉट, यानी आपने सवालिया निशान बना के एक ऐसा सेंटेंस लिखना है कि क्यूरियोसिटी
रीडर की बढ़ जाए, यानी क्यूरियोसिटी का मतलब है दिलचस्पी। वन ऑफ द मोस्ट, इस तरह भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपने इंट्रोडक्शन में उन सेंटेंसेस को लिखना है कि जिससे एग्जामिनर को ये पता चले कि इसने आगे पैराग्राफ में किन किन चीज़ों पर बात करनी है। एडवांस में आपने ये अपने एग्जामिनर को शो करवाना है ताकि उसका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जो है वो आपके टॉपिक में बढ़ जाए। अब पैराग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ जब आप लिखते हैं तो आपने क्या करना है, सपोर्ट द मेन आइडिया। मेन आइडिया को आपने सपोर्ट करना है। देखो 3 चीज़ें याद रखो, ये अपने जहन में रखे। गुड, बेटर, बेस्ट। आपने शुरू में हद से ज़्यादा इंप्रेशन नहीं डालना है, आपने नॉर्मल रहना है। जिस तरह गुड को आपने फॉलो करना है, आपने नॉर्मल आइडियाज़ लिखने हैं। पुट सम एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं कोटेशन मार्क्स यूज़ करके। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, यानी इस तरह का सेंटेंस आप लिखे, फिर आगे जो है एग्जाम्पल्स दे दे। रिसर्च एज फाउंड, इस तरह का कोई जुमला आप लिख ले और आगे उसके मुतालिक एग्जाम्पल्स दे। अब एक और चीज़, एब्रीविएशन के हवाले से स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं। एब्रीविएशन जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट एब्रीविएशन पहले लिखते हैं, फिर उसके जो वर्ड्स है वो बाद में लिखते हैं। आपने क्या करना है, आपने पहले इसको लिखना है, क्या, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज में UNO लिखना है। और ये लिखना भी आपने किस तरह है, U को कैपिटल लिखना है, फिर नेशंस के साथ N को कैपिटल लिखना है, फिर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने फिर O को कैपिटल लिखना है। अब ये तो हो गया। फिर दूसरा पैराग्राफ आप कैसे स्टार्ट करेंगे, दूसरा पैराग्राफ में फिर आपने इस तरह का सीन बनाना है, फर्दर मोर एवर, इन एडिशन टू। तो इस तरह एग्जामिनर की दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द फर्स्ट सेंटेंस लिंक्स द पैराग्राफ टू द प्रीवियस पैराग्राफ। आपने क्या करना है, जैसे ही आपने फर्स्ट पैराग्राफ ख़त्म कर दिया, अब आपकी जो फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस है वो उस लास्ट सेंटेंस का द वेरी नेक्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस से मैच होना चाहिए, यानी आपका स्टेटमेंट जो है कंटिन्यू होना चाहिए। फिर आप आगे जाके कुछ और आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं। फिर मज़ीद जो पैराग्राफ आते जाएंगे, जिस तरह अब यहाँ पर है कंट्रास्ट व्यूज़। कंट्रास्ट व्यूज़ में आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने एक मिसाल दी है, ऑन द अदर एंड अब एवर डिस्पाइट द फैक्ट दैट। अब यहाँ पर आपने फिर कंट्रास्ट शो करना है मेन आइडिया से थोड़ा हट करके। फिर ये लिखते जाए, मज़ीद जो पैराग्राफ्स आते जाएंगे, सपोर्टिंग आइडियाज़ को आप लिखते जाए। जितनी आपकी नॉलेज है, जितना आपका ग्रिप है, जितनी आप एनालिसिस कर सकते हैं पॉइंट्स को सीक्वेंस देकर, तो आप लिखते जाए। जहाँ पे आपको लगे कि आपके पॉइंट्स ख़त्म हो रहे हैं तो फिर आपने कंक्लूजन की तरफ आना है। कंक्लूजन में आपने बहुत सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब यहाँ पे देखिए, ड्रा एवरीथिंग टुगेदर। आपने जो चीज़ भी डिस्कस किया है उसको बिल्कुल एक साथ लिखना है। समराइज द मेन थीम्स, समरी की इसे की जो मेन थीम्स है वो आपने समराइज करने हैं, उनका बिल्कुल कंक्लूजन बनाना है। फिर आपने क्या करना है, डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू मटेरियल। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, कंक्लूजन में भी नए चीज़ें शामिल करते हैं। हालांकि कंक्लूजन का मतलब ये है कि आपने ऊपर जो डिस्कस किया है उसको आप बिल्कुल समराइज करके लिखते हैं, तो आपको नए पॉइंट शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से फिर आप रीडर का जो है वो इंटरेस्ट ख़त्म कर रहे हैं। रीडर ने आपके पॉइंट्स को अच्छा पाया बीच में, शुरू में, लेकिन आखिर में आपने एक ऐसा तासुर दिया कि रीडर शुरू के जो पॉइंट्स है उसको भूल जाते हैं, उसका फोकस यहाँ पर आ जाता है, तो आप मार्क्स लेने में कामयाब नहीं हो पाते। एक और चीज़,
आपने फिर क्या लिखना है कंक्लूजन में, जिस तरह यहाँ पर लिखा है आई बिलीव, तो आप अब यहाँ पर इस तरह का स्टार्ट दे सकते हैं कंक्लूजन के पैराग्राफ में, आई थिंक, इन माय ओपिनियन। इन 3 सेंटेंसेस का आप चुनाव कर सकते हैं। और ये जो लास्ट मैंने लिखा है इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी जो है ये बिल्कुल ग्रामर की रूल से गलत है, क्योंकि ये हम हमेशा थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी का मतलब है के मुताबिक। जब बंदा खुद बात कर रहा हो तो बंदा अपनी तरफ से कन्फर्म होता है, तो जब बंदा कन्फर्म होता है तो उसे मुताबिक का सेंस देना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि आपने किसी और से बात सुनी है, वो शायद कन्फर्म भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, तो वहाँ पर आप अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लिए कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसी तरह इससे के और भी बेसिक रूल्स डिस्कस करूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले लेक्चर आपको मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।